सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में नवंबर मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? अभी सागर कवच नाम का एक अभ्यास है, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला ये संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सागर कवच, इसका आयोजन किया गया। और ये जो अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। अच्छा, ध्यान से सुनना। सागर कवच हम पढ़ रहे हैं। एक सागर कवच एक्सरसाइज आपने अक्टूबर मंथ में भी पढ़ा होगा, जो भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच में हुआ था। कहां पे? केरल के कोच्चि में। उसका नाम भी सागर कवच था। और एक सुरक्षा कवच भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया था। ये एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास था जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उसका नाम था सुरक्षा कवच अभ्यास। फिर है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। हर साल ये 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, 7 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो ये जो दिन होता है, मेरी क्यूरी की जयंती का दिन होता है। मेरी क्यूरी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। और अगर आपने नोबेल पुरस्कारों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को ऑडियो दिया था वो सुना होगा, तो वहां पे भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। ये एकमात्र महिला थी जिन्हें 2 बार, वो भी अलग अलग फील्ड में, नोबेल अवार्ड मिला था। एक तो 1903 में फिजिक्स का मिला था और 1911 में केमिस्ट्री का मिला था। तो इन्हीं की जयंती होती है 7 नवंबर को। अच्छा, कैंसर से 2 डे मैंने आपको और याद करवाए। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, जिसकी थीम रही थी इस बार आई एम एंड आई विल। और एक और होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, वो 15 फरवरी को होता है। और ये है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर को। फिर है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम को। तो मणिपुर के हैं ये ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, और अभी इन्हीं को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पूर्वोत्तर के भी पहले व्यक्ति बन गए हैं। बाकी ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदूषण के लिहाज से देश में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा मुरादाबाद। तो अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार देश के सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। फर्स्ट नंबर पे मुरादाबाद, सेकंड पे गाजियाबाद और तीसरे नंबर पे नोएडा है। चौथे पे हावड़ा और 5वें नंबर पे है दिल्ली। फिर है हाल ही में बुल स्ट्राइक नाम का एक अभ्यास है, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में। तो अभी अंडमान निकोबार कमान ने अंडमान निकोबार में जो टेरेसा द्वीप है, वहां पे इस बुल स्ट्राइक नाम के एक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इस अभ्यास में तीनों सेवाओं, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में आपस में तालमेल बिठाने के लिए यह अभ्यास का आयोजन किया गया। मतलब मेन उद्देश्य इसका यही था, इन तीनों सेनाओं के बीच में आपस का तालमेल बिठाना। देखो, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अच्छा, ये प्रश्न भी एक आता है कई बार कि अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। टोटल आपको यहाँ पे कितने आइलैंड मिलेंगे अंडमान निकोबार में? इस तरह का प्रश्न भी बन चुका है एक बार एग्जाम में, 572। और अंडमान निकोबार आइलैंड की जो हाई कोर्ट है वो लगती है कोलकाता में, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट में इसके मामले देखे जाते हैं। फिर किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा केरल। तो अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन ने केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कोविड-19 महामारी के समय रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को यह सम्मान मिला। देखो, केरला की जो कैपिटल है तिरुअनंतपुरम है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। फिर अभी किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारत ने। तो EOS, यहाँ पे EOS का मतलब हो गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो अभी इसे इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं, ये 2020 में इसरो का पहला मिशन है।
जो उसने इंडिया से लॉन्च किया। और देखो, इस मिशन का पहले नाम रखा गया था रिसेट, RISAT, रिसेट 2B/R2। बट बाद में फिर इसरो ने डिसाइड किया कि अब से जो भी मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होंगी ना, उनका नाम अलग तरीके से रखा जाएगा, जैसे कि EOS-1, EOS-2, EOS-3, इस तरीके से। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स क्या करती हैं? अर्थ की इमेजेस लेती हैं। और इसे लॉन्च किया गया PSLV रॉकेट से। और PSLV में भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो कौन से वाले से लॉन्च किया गया एग्जैक्टली बोलेंगे तो PSLV DLC-49। और इसके साथ दूसरे देशों की 9 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया। अच्छा, याद रखना, हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, जो इसरो है वो ब्राजील की पहली अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अगले साल फरवरी में लॉन्च करेगा, और उसका नाम भी याद रखो, अमेजोनिया-1। फिर है, व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा 5 के साथ। तो अभी व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए 5 बैंकों के साथ समझौता किया। और वो 5 बैंक कौन कौन से हैं? SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट। तो अभी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को देश में अपनी UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा देखो, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि इसे कितनी भाषाओं में शुरू किया गया? तो आंसर होगा 10 में। फिर एक, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड को। लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, और अभी इन्हीं को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है, ये भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपको याद होगा, इसी साल इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इनके 86th बर्थडे पे, जिसका नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। बाकी श्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार मिला इनको। हरिहरन केरल सरकार का JC डैनियल पुरस्कार मिला। और चैतन्य वेंकटेश्वरन, ये तो एक दिन के लिए अभी भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। फिर है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। 8 नवंबर को ही मनाते हैं इसको। और एक्चुअली ये जो दिन है 1895 में विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। फिर है, हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा राकेश कुमार को। तो एक्चुअली में अभी हॉकी मिजोरम को 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है, ये खेल को विकसित करने और अधिक से अधिक युवाओं को एक पेशे के रूप में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के द्वारा किए गए पुरस्कारों के लिए दिया जाता है। और इसी के साथ में अभी हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को भी सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया। यही हमारा मेन प्रश्न है वैसे तो। बाकी अभी हॉकी से एक प्रश्न हमने पढ़ा था, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम। राजीव जलोटा तो ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। विशाल वी शर्मा आप जानते ही हो, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको बनाया गया। और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। फिर किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है? तो आंसर होगा तिरुअनंतपुरम। तो केरल के तिरुअनंतपुरम के कोट्टूर में जो हाथी पुनर्वास केंद्र है, ये दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। फिर अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर होगा कमला हैरिस। तो वैसे तो इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में, लेकिन अभी क्वेश्चन आया तो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कमला हैरिस ये अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और इन्हीं के साथ साथ पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बन गई है। अब अमेरिका में जो चुनाव हुए, राष्ट्रपति चुनाव, उससे कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्रेसिडेंट कौन बने? जो बाइडेन बने हैं। कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। ये भी पूछा जा सकता है ये किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इनके पहले जो बराक ओबामा थे वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे ना, तब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। और अभी इन्होंने हरा दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से थे। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति कौन है? यही है जो बाइडेन, 77 उम्र है इनकी। बाकी एवा मुर्तो ये एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी ये। और शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। फिर है सितंबर 2020 के लिए जारी नीति आयोग के
आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो आंसर होगा चंदौली। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी 2018 में नीति आयोग ने भारत के जो अति पिछड़े यानी कि अंडर डेवलप्ड 112 जिले हैं उनके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। मतलब इन जिलों में 6 पैरामीटर डिसाइड किए गए जिनके आधार पर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। तो इन्हीं 112 जिलों के लिए अभी सूची जारी की गई है कि किस जिले ने सितंबर 2020 तक के लिए सबसे अच्छा कार्य किया। तो उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला फर्स्ट नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे झारखंड का बोकारो और तीसरे नंबर पे झारखंड का ही पूर्वी सिंहभूमि रहा। फिर अभी किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा असम। तो असम में एक जिला है सोनितपुर, तो इसी सोनितपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है तेजपुर और अभी यहीं की लीची को मिला है जीआई टैग। अच्छा, वैसे एक और लीची को जीआई टैग मिल चुका है, बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची है उसको भी ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। तो अब ये असम की तेजपुर लीची को मिला है जीआई टैग, ये आपको याद रखना है। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। फिर है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में सी प्लेन का उद्घाटन किया था और उसके बाद ये रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। बेसिकली बोट है ये, और ये जो फेरी सर्विस है ये जोड़ेगी सूरत के हजीरा बंदरगाह को भावनगर के घोघा बंदरगाह से। तो अब इस बोट के माध्यम से अगर आप ट्रेवल करते हो तो दोनों के बीच में जो आपका समय होता है वो काफी कम लगेगा। अगर आप सड़क मार्ग से जाते थे तो 10-12 घंटे लगते थे, पर अब जल मार्ग के द्वारा आपको 4 घंटे ही लगेंगे। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मांडविया। इसी तरह से देखो अभी आपको याद होगा हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदला था और बदल करके क्या कर दिया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया था, जिसके मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है। फिर है अभी किस राज्य ने परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए ये परिवर्तनम योजना शुरू की है, जिसका मेन उद्देश्य है समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना। बाकी केरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। फिर अभी किसने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो वैसे तो अभी चाइना ने टोटल 13 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था, जिसमें इसके खुद के 3 थे, बाकी 10 तो अर्जेंटीना के थे। और जो इसने खुद के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे उसमें से एक ये था 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट की मदद से चाइना के जो साइंटिस्ट हैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या स्पेस में भी 6G के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है या नहीं, और ये जो 6G फ्रिक्वेंसी है ये स्पेस में कैसे रिएक्ट करती है, इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं चाइनीज साइंटिस्ट, और इसी के लिए इसको लॉन्च किया। अभी देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबे और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अभी जापान के क्राउन प्रिंस कौन बन गए? तो आंसर होगा अकिशिनो। तो ये जो अकिशिनो है ये जापान के जो सम्राट है ना नारुहितो, उनके छोटे भाई हैं, जो अब औपचारिक तौर पर क्राइसेनयेमम थ्रोन यानी कि राज सिंहासन के वारिस यानी कि क्राउन प्रिंस बन गए हैं। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल जापान के जो सम्राट थे अकिहितो, उन्होंने अपना राज सिंहासन अपने बेटे नारुहितो के हवाले कर दिया था, जिसके बाद जापान में रीवा युग की शुरुआत हुई थी। अच्छा देखो, ये जो अकिशिनो है इनका दूसरा नाम है फूमिहितो, तो कोई भी नाम आ जाए आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और नए प्रधानमंत्री बने थे योशिहिदे सुगा। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और जापान को सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। और अभी जापान ने 0 कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है 2050 तक का। फिर हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी को शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ये देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी को शुरू किया है। ये जो पुल है ये टिहरी झील पे बना है और इसकी लंबाई कितनी 725 मीटर है। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड का स्थापना दिवस हमने मनाया था 9 नवंबर को। उत्तराखंड की कैपिटल देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है गैरसैंण।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। फिर अभी किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, उन्होंने 2019 के लिए नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की है। तो देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे बेस्ट स्टेट कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें टॉप पे तमिलनाडु है, जबकि स्पेशल कैटेगरी में टॉप पे मिजोरम है, जबकि रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में वेल्लोर टॉप पर है। तो यहाँ पे तो आपसे बेस्ट स्टेट कैटेगरी पूछा जा रहा है जिसमें टॉप पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करेंगे, कैपिटल इसकी चेन्नई है और मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। फिर अभी किसने रासाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नाम के उपन्यास को लिखा है? तो आंसर होगा शशींद्रन कल्लिनकीन ने। यहाँ पे देखो रासाती का मतलब होता है राजकुमारी, तो इस नॉवल में इन्होंने ट्रांसजेंडरों के जीवन, उनके रीति रिवाज, त्योहारों के बारे में बताया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हर बुक की सेल पर 100 रुपए ट्रांसजेंडरों के कल्याण में खर्च किए जाएंगे। बाकी विकास खन्ना आप जानते ही हो, शेफ है ये। अभी इन्होंने किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा। डॉक्टर अशोक के वेद गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक लिखी और चेतन भगत ने लिखा वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक। फिर है हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स चैंपियनशिप जीत ली? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ये रशिया के टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने पेरिस मास्टर्स चैंपियनशिप में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है और ये मेदवेदेव का सीजन का पहला टाइटल भी है और इन्होंने पहली बार ये खिताब जीता है। बाकी नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। आपको याद होगा इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो इन्होंने जीता था, उसमें मेन सिंगल का टाइटल। वुमेन सिंगल का टाइटल उसमें जीता था सोफिया केनिन ने, यूएसए की टेनिस प्लेयर है वो। डोमिनिक थीम की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर है। अभी यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। बाकी राफेल नडाल जो अभी फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये। और इनसे एक और पॉइंट याद रखो, ये टोटल 1000 मैचेस जीतने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलो एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछूंगा। फ्रेंच ओपन की बात करी थी हमने, फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल राफेल नडाल ने जीता, तो बताओ वो मेन सिंगल का टाइटल, महिला एकल का खिताब किसने जीता था? चलो मैं बता देता हूँ, ईगा स्वीटेक ने जीता था। अब आपको इतना सा बताना है, ईगा स्वीटेक ये किस देश की टेनिस प्लेयर है। फिर किसने योर बेस्ट डेज टुडे नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा अनुपम खेर ने। जाने माने एक्टर हैं ये अनुपम खेर और इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक में उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया। अच्छा, इससे पहले ये 2 बुक ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक बुक है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू एंड दूसरी है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और ये इनकी एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये याद रखना, ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो अभी इन्होंने लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये भी आपके एग्जाम में आएगी, देखना, याद रखना इसको। बाकी शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ये। चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक लिखी इन्होंने। एनके सिंह तो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम से। फिर किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? तो आंसर होगा एस हरेश ने। मलयालम लेखक हैं ये एस हरेश और अभी इन्होंने अपने उपन्यास माउस्टेच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वो जयश्री कलाथिल ने किया। तो देखो, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जेसीबी पुरस्कार जो है, इसको भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। तो इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को तो 25 लाख रुपए और जो ट्रांसलेटर, जो अनुवादक होता है, उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बाकी पॉल जाचेरिया 2020 का एजुचन पुरस्कार जीता था इन्होंने, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। और हरिहरन ये केरल की सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं। और अलीम डार ये ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचेस में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बने थे, टोटल 210 मैचेस में, पाकिस्तान के हैं ये। फिर अभी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। तो हर साल 10 नवंबर को ये वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। देखो, एक नेशनल साइंस डे भी होता है
जो हम हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन सीवी रमन जी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, और उसी के लिए 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो आंसर होगा केरल। तो अभी हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है केरल, और अब यह राज्य साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय फंड्स भी प्राप्त करेगा। तो पढ़ना लिखना अभियान ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का एक अभियान है, और इसका उद्देश्य है 2030 तक देश के पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। और वैसे अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था केरल 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ में, ये भी याद रखो। फिर है हाल ही में जारी हुरुन इंडिया के परोपकारी लोगों की सूची में 2020 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा अजीम प्रेम जी। तो विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी और उनका परिवार इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 2019-20 में परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का दान किया था। सेकंड नंबर पे HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नाडर रहे, और तीसरे नंबर पे आ गए मुकेश अंबानी। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट बताऊं, फ्लिपकार्ट के ये 37 वर्षीय को फाउंडर हैं बिन्नी बंसल। इन्होंने 2019-20 वित्त वर्ष में 5.3 करोड़ रुपए का दान किया था, और उसी के साथ ये सूची में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए। फिर कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया? तो आंसर होगा लॉकडाउन को। तो अभी आपको पता है कोविड-19 महामारी के कारण काफी सर्च में आया लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब जो शब्द है इसको काफी सर्च किया गया लोगों के द्वारा, और इसी को अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। फिर है अभी IPL 2020 का खिताब किसने जीता? अभी IPL चल रहा था आपका 13वां एडिशन, और यूनाइटेड अरब अमीरात में ये चल रहा था, और अभी मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार IPL का खिताब अपने नाम किया। इसमें इन्होंने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को हराया फाइनल में, और अब तक की सबसे ज्यादा बार ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है मुंबई इंडियंस। 5 बार कप विजेता रही ये, तो 2013 में, 2015 में, 2017 में, और 2019 और 20 में। अच्छा, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो नाम आप याद रखो जोफ्रा आर्चर का, ये राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे ये इस बार। बाकी ऑरेंज केप किसको मिली ये आपको याद रखना है। ऑरेंज केप दी जाती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं KL राहुल को, 670 रन बनाए। जबकि पर्पल कैप मिली है दिल्ली कैपिटल के कागिसो रबाडा को, ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, टोटल 30 विकेट लिए इन्होंने। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके याद कर लेना। बाकी IPL से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको और बताए थे जब IPL चल रहे थे उस वक्त, सुनो ध्यान से। 200 IPL मैचेस खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है। और IPL में 100 मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, आंसर कर देना। अगर आपसे पूछा जाए IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी, तो अली खान है, कोलकाता नाइट राइडर्स के ये प्लेयर हैं। और एक और नाम सूर्य कुमार यादव का नाम, इनको भी याद रखना, क्योंकि बिना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए IPL में 100 मैचेस खेले इन्होंने। उसके अलावा 10 रन बनाने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बने हैं, मुंबई इंडियंस के हैं ये। फिर अभी वुमेन्स IPL 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ट्रेल ब्लेयर्स ने। तो वुमेन्स T20 चैलेंज यानी कि वुमेन्स के IPL में फाइनल में स्मृति मंदाना की ट्रेल ब्लेयर्स ने हरमनप्रीत की सुपर नोवास को हरा करके पहली बार चैंपियनशिप हासिल की है। आपको बता दूं ये वुमेन्स IPL का तीसरा एडिशन था। पहला एडिशन 2018 में हुआ था जिसमें जीत मिली थी सुपर नोवास को। 2019 में भी सुपर नोवास विजेता रही थी, और अब 2020 में जीत गई है ट्रेल ब्लेयर्स। और ये कहाँ पे हुआ था अभी फाइनल? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। अच्छा, अभी वुमेन्स IPL को जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसकी मिली है? जियो की। जबकि मेंस IPL में टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली थी ड्रीम 11 को। और एक और याद रखो, स्पॉन्सरशिप से भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर बना है MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा ओवर हो गया। तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आप लगा लीजिएगा, और वीडियो को देखिए प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, और शेयर करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, जैसे भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें आप लोग। इतनी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कीजिए आप लोग।
थैंक यू गाइस।